साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी ये इतिहास में प्राचीन इतिहास चल रहा है। प्राचीन इतिहास में गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था आज पढ़ाएंगे। इससे पहले गुप्तों की राजनीतिक व्यवस्था हम पढ़ा चुके हैं और आज प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। अगले दिन हम इकोनॉमिक और समाज एक साथ देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हमको इसमें थोड़ा विकेंद्रीयकरण के तत्व दिखाई देते हैं। हालांकि जो इसमें है केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों देखने को मिलता है। और केंद्रीय प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य है उसकी भी नियुक्ति सम्राट करता है, तथा प्रांतों में भी जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति सम्राट ही करता है। इसलिए लगता है कि प्रांतों में भी सम्राट का ही वर्चस्व था और कहीं ना कहीं केंद्रीकृत व्यवस्था थी। फिर भी समुद्रगुप्त के जो अनुग्रह मोक्ष करके या जिस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था लोगों की खुद को मालिक बनाया और कर टैक्सेशन लिया, जिससे कि विकेंद्रीकरण थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और दूसरी बात, हमें इनका उल्लेख जो है कामंदक नीतिशास्त्र तथा कालिदास में मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद कहें या मंत्रिमंडल कहें जिसका उल्लेख मिलता है, और इसको हम लिख लेते हैं एक एक करके। और गुप्त सम्राट में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जिसमें बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते हैं, जैसे परम भटनाकर, महाराजाधिराज या महाराजाधिराज महाधराज, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं। इससे भी पता चलता है कि अगर महाराजाधिराज तो इसका मतलब कोई राजा होगा। इस तरीके से भी विकेंद्रीकरण के तत्व थोड़ा सा दिखाई देते हैं। और इसी गुप्त सम्राट के बाद, गुप्त साम्राज्य के बाद पूरा का पूरा विकेंद्रीकरण भारत में व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो अभी हम एक एक करके इनका हम फैक्ट लिख लेते हैं, और जिससे कि विश्लेषण भी और अच्छे ढंग से हो सके। तो सबसे पहला, राजकीय राजकार्य में सम्राट को सहायता करने वाले मंत्री और अमात्य होते थे। कामंदक नीतिशास्त्र तथा कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य होता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। उन्हें राजा अपने प्रांतों में ही नियुक्त करते थे। उन्हें राजा अपने प्रांतों में नियुक्त करता था। फिर राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी हम देखने को मिलता है, जो मनुस्मृति से हमको मिलता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, राजा के
दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो मनुस्मृति में प्राप्त होता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये मतलब हुआ दैवीय उत्पत्ति का कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है या राजा जो पैदा हुआ है वह किसी दैवीय प्रेरणा या उसके अंदर दैवीय गुण हैं जिससे कि वह राजा हुआ है। और इस व्यवस्था से राजा का बेटा राजा ही होगा, क्योंकि दैवीय देव पुत्र देव। तो ऐसे ही वंशानुगत व्यवस्था चलने लगी यहाँ पे। वंशानुगत व्यवस्था से होता क्या है कि उसमें योग्यता का हनन होने लगता है, और योग्यता का जहाँ हनन होगा, जहाँ प्रशासन व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा जाएगी। तो इस तरीके से बाद में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत भी हमको देखने को मिलता है, जो कि मनुस्मृति से प्राप्त होता है। फिर गुप्त राजा जो महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसे उपाधि लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परम भट्टारक। गुप्त राजा या गुप्त राजाओं ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। यहाँ पे हम चीज़ एक देख लेते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि हमने बताया था सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिया था, और भी राजा परम भट्टारक या जो है कई एक उपाधियां भी धारण किया, जो कि हम प्रशासनिक जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम देखे थे। और उसके बाद हम कुछ इनकी प्रादेशिक प्रशासनिक व्यवस्था में हम कुछ देख लेते हैं। हाँ, हालांकि इनके कुछ अधिकारी के नाम हैं, अधिकारी के नाम लिख लेते हैं, फिर हम प्रांतीय अलग से करा लेते हैं। कुछ अधिकारी का नाम है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अधिकारी और विभाग। जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले महाबलाधिकृत, यहां हम लिख लेते हैं महाबलाधिकृत। यह सेना का अधिकारी है या सेनापति कहा जा सकता है। ये सेना का सेनापति। दूसरा महादंडपाशिक, दो हैं, महादंडपाशिक और महादंडानायक। तो महादंडानायक जो होता है वह न्याय का अधिकारी होता है। महादंडानायक, महादंडपाशिक भी लिखते हैं, वो पुलिस का अधिकारी होता है, जबकि महादंडानायक ये जो है ये न्याय का अधिकारी है। तो यहाँ पे न्यायाधीश लिख लेते हैं सीधे सीधे। फिर तीसरा दंडपाशिक लिख लेते हैं हम, महादंडपाशिक, महादंडपाशिक यह पुलिस का अधिकारी है। इसमें हम लिख लेते हैं पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी
पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महादंडापाशिक ये, और फिर हम संधि विग्राहक का एक नाम लेते हैं, ये भी संधि विग्राहक, संधि विग्राहक यह युद्ध और शांति का जो है अधिकारी माना जाता है। ये युद्ध में संधि का जो है अधिकारी माना जाता है। तो लिख लेते हैं युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, युद्ध तथा संधि से संबंधित अधिकारी युद्ध तथा संधि से संबंधित अधिकारी, इसको युद्ध मंत्री, ब्रैकेट में युद्ध मंत्री भी कहा जा सकता है। युद्ध मंत्री, जैसे कि पेपर में जैसे आता है हम जान लेते हैं युद्ध संबंधी या युद्ध संधि संबंधी अधिकारी ये होता है। फिर महापक्षपटलिक जो एक अधिकारी है, महापक्षपटलिक अधिकारी होता है। यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। फिर हम लिख लेते हैं युक्त पुरुष, एक अधिकारी का नाम है जो युद्ध आदि जिसमें संपत्तियां मिलती हैं उन संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है, उसका नाम है युक्त पुरुष। युद्ध से प्राप्त संपत्ति एवं हस्तांतरित संपत्तियों का लेखा जोखा, संपत्तियों का लेखा जोखा करता है। ये भी अधिकारी है, लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी। इस तरीके से एक अधिकारी वर्ग का जो विशेष अधिकारी वर्ग का हम नाम था वो हमने बताया अधिकारी, और विभाग, ये विभाग है, ये अधिकारी है, और केंद्रीय प्रशासन की ये व्यवस्था है। और इसके आगे हम प्रांतीय व्यवस्था कुछ देख लेंगे और फिर केंद्र और प्रांत की एक समग्र प्रकृति भी देखने को मिलेगी। तो वह प्रकृति में हम एक विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था बताएंगे। और दूसरी बात ये कि इसी में हम थोड़ा सा न्याय व्यवस्था भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, और स्क्रीनशॉट के बाद हम प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय व्यवस्था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा प्रांतीय प्रशासन लिख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन, ये शासकीय सुविधा के लिए राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। ये लिख लेते हैं कि राज्य को
विभिन्न प्रांतों में विभक्त या विभाजित, विविध प्रांतों में विभाजित किया गया था और इन प्रांतों को भुक्ति, इन प्रांतों को भुक्ति विषय इससे छोटी इकाई है, विषय पथ होगा, अभी विषय नहीं, प्रदेश तथा भोग कहा जाएगा। प्रदेश एवं भोग भी कहा जाता था। भुक्ति कहा जाता था, प्रदेश एवं भोग भी कहा जाता था, क्योंकि भोगपति इस तरीके का आता है प्रदेश का, तो कहा जाता था। फिर प्रांतीय शासकों की नियुक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये बातें हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रांतीय प्रशासन की नियुक्त वो सम्राट करता था, तो इसका मतलब ये है कि उसका सीधा आधिपत्य प्रांत पर था। यहाँ पर लिखते हैं प्रांतीय अधिकारी या शासकों की नियुक्ति, प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा उन्हें उपरिक्त गोप्ता तथा भोगपति प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उन्हें उपरिक्त गोप्ता, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। ये जितने शासकों का नाम है गुप्त शासकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस की दृष्टि से भी ये गुप्त प्रशासन लिखने को आता है, जिसमें ये शॉर्ट नोट में भी लिखने को आ सकता है। बाकी फैक्चुअल नॉलेज में भी कई एक अधिकारी का नाम या गोप्ता किस अधिकारी का नाम या ऊपरी या अभी हम विषय पत्र लिखाने जा रहे हैं, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसका देख लेते हैं। फिर भुक्तियों का विभाजन, भुक्ति जो प्रांत है भुक्तियों का विभाजन अनेक विषयों में किया जाता है, जिसका अधिकारी विषय पथ होता था। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिला, जिसका जिले का अधिकारी जो विषय पथ होता था, जिलों कर लिख देते हैं। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था और इन जिलों को विषय कहा जाता था, विषय कहा जाता था और विषय के अधिकारी को और विषय पति कहा जाता था। विषय पति कहा जाता था। फिर इससे भी छोटी इकाई थी, ये विषय पति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो विषय पत्र है ये एक जिले का अधिकारी है और जो है उपरिक्त भी अधिकारी होता था, गोप्ता भी अधिकारी है। ये सब अधिकारी वर्ग हैं और ये सब प्रांतीय अधिकारी वर्ग हैं, जबकि कुमारा मात्य या और भी जो अभी हम लिखाई से पहले वो सब केंद्रीय अधिकारी थे। तो ये हमको कामंदक नीति शास्त्र या कालिदास के जो है उससे मिलता है।
और जो इनका जो है दैवीय जो एक दैवी जो है उसका वो मिलता है हमको, वह मनु स्मृति से मिलता है। तो ये सब फैक्ट बन के आते हैं। तो ये जान लीजिए ये सारे फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, गोप्ता, विषयपति, भोगपति और ये सब। तो अब अगला जो विषय है, विषय यानी जिला है, जिले से भी छोटा अधिकारी जो ग्राम स्तर का अधिकारी है उसे हम क्या कहते हैं, यह भी हम देख लेते हैं। ग्रामों में बटा हुआ है, प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम आते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम आते हैं या होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामपति ग्रामिक कहा जाता था, जिसे महत्तर भी कहा जाता था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई थी और इसका सर्वोच्च अधिकारी, इसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक, ब्रैकेट में इसे ग्रामपति भी लिखते हैं, ग्रामपति भी कहा जाता था। ग्रामिक, ग्रामपति तथा महत्तर या महत्तर कहा जाता था, महत्तर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस में भी कई बार आ चुका है और भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। विषयपति भी कई बार आ चुका है और भोगपति, गोप्ता ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इन सारे फैक्टों से हमको एक विश्लेषणात्मक व्यवस्थाएं जो गुप्त प्रशासन में थी वो मिल जाती है। हालांकि मौर्य प्रशासन से इसका तुलना करने पे हमको पता चलता है कि मौर्य प्रशासन जो व्यवस्था था, केंद्रीयकृत व्यवस्था, वो बहुत ही मजबूत था, जबकि गुप्त प्रशासन में हमको देखने को मिलता है थोड़ा विकेंद्रीकरण व्यवस्था देखने को मिलती है। तो मौर्य प्रशासन और इसमें हम अंतर भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे और भी अधिकारी का हम नाम लिख लेते हैं, जैसे कि और हमको ग्राम और विषय के मध्य भी एक इकाई मिलती है जिसे हम पेठ कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट है। ग्राम तथा विषय के मध्य एक और प्रशासनिक या और इकाई हम लिख लेते हैं, और एक और इकाई के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इसे पेठ या ग्राम समूह, जो ग्राम के कई ग्राम का एक समूह होता था, ग्राम समूह होता था, कहा जाता था। कहा जाता था। ये देख लेते हैं हम। इसके बाद दो ऐसे अधिकारी हैं जो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि न्याय से संबंधित भी अधिकारी है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो न्याय संबंधी अधिकारी
तो न्याय व्यवस्था जो थी, एक तो राजा खुद अपने न्यायालय से जो है वो न्याय करता था, दूसरा पूग श्रेणी जो ये बनी थी, जो व्यापारिक श्रेणियां बनी थी, वहां से भी न्याय होता था, पूग से भी न्याय होता था। तो न्याय की 4 व्यवस्थाएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और एक चीज और, हम इनको जो प्रांतीय व्यवस्था है उसमें जब नग हम आते हैं और विषय के विषय पद यानी जिलों में विभाजित करते हैं, तो जिले में नगर व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था, ये 2 अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। तो इस पे ये जान लेते हैं, इतना जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, इनके हम इंपॉर्टेंट जो है, जिससे कि हम एक जो पूछा जाता है एग्जाम में और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था हम देख सकते हैं, वो चीज़ हम कर लेते हैं। और एक गुप्त न्याय व्यवस्था के बाद गुप्तचर व्यवस्था भी हम देख लेते हैं। पहले न्याय व्यवस्था हम देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था। यहां पे हम एक फैक्ट लिख लेते हैं, न्याय व्यवस्था जिसमें सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था। उसके बाद अगर हम इसको बांटे करें तो हम उस समय 4 वर्ग में इसको हम बांट सकते हैं। इसको हम 4 वर्ग में बांट सकते हैं, लिख लें। न्याय व्यवस्था को 4 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला, राजा का न्यायालय। दूसरा, श्रेणी या पेठ, जिस तरीके से जैसे भी हम पूग। तीसरा, श्रेणी और तथा इसके अलावा एक कुल जिसका नाम था, वह भी न्यायालय में न्यायालय व्यवस्था है। तो ये अगर आता है कि न्याय व्यवस्था में क्या है, राजा का न्यायालय 1, पूग 2, श्रेणी 3 और कुल 4, चारों विकल्प में आता है, तो उसका नाम अगर चारों है तो चारों पे निशान लगाएंगे, वरना जैसा भी प्रश्न आता है तो हम जान लेते हैं पूग, श्रेणी, कुल और राजा का न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय था, इसलिए न्याय व्यवस्था भी था। इसको मित्र थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नोट करके 2 महत्वपूर्ण बातें जो गुप्तचर से संबंधित, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, ये हम देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पे हम नोट करके 2 बातें लिख लेते हैं। गुप्तचर अधिकारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट्ट या भाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी को, यहां पे पुलिस कर्मचारी को भट्ट या भाट कहा जाता था। और दूसरा, साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। ये पहला नोट करके है। यहाँ पे नोट नंबर 2, यहाँ पे हम देख लेते हैं, साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, चाट कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हम दोनों गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था हमने देखा, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने इसमें समेटा है। और साथियों, यहाँ से हमें संपूर्ण मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है, ना आया है और ना आने की कोई संभावना है। तो इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखिए और सारे फैक्ट मिल जाएंगे। और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।